नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी स्थल यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो रोपड़ एक सिंधु घाटी स्थल है, चंद्रद्रोण भी एक सिंधु घाटी स्थल है और अहमदाबाद भी एक सिंधु घाटी स्थल है। लेकिन जो चेन्नई है वो सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए चेन्नई की, तो चेन्नई कोई भी सिंधु घाटी स्थल नहीं है। अगर बात की जाए रोपड़ की, यहाँ से रोपड़ जो है वो कहाँ पर है, रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलुज नदी, याद रखना है किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। चंद्रद्रोण की बात करें ये पाकिस्तान में है। और अगर बात की जाए चंद्रद्रोण की, तो ये किस नदी के किनारे है, तो चंद्रद्रोण जो है वो सिंधु नदी, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। अहमदाबाद की बात की जाए, अहमदाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, इस बात को आपने याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन बन जाता है टेट परीक्षाओं के लिए कि अहमदाबाद कहाँ पे है, तो अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये प्रवरा नदी है उसके किनारे है, इस बात को आपने याद रखना। प्रवरा गोदावरी की सहायक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अगर मैं अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करता हूँ, और अगर आपका भी एचपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, अभी हाल फिलहाल में टेट का रिजल्ट आया जिसमें हमारे 286 स्टूडेंट्स का जो एचपी टेट का रिजल्ट है वो क्वालिफाई हो चुका है। हमने अभी तक रिजल्ट जो है वो शो नहीं किया, इतने रिजल्ट लगाने के लिए भी बहुत समय लग जाता, इसीलिए हमने कोई शॉर्ट या ऐसी रील टाइप नहीं बनाई है। लेकिन अगर हम रिजल्ट लगाएंगे तो इतने रिजल्ट के फोटो भी हमारे पास अनलिमिटेड रिजल्ट्स आए, और ये जो है वो बच्चों की मेहनत का फल है। अगर आप भी हमारे नए बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जो कि फरवरी से हमारे बैच बैठना चाहते हैं, और हमारी जो कंटिन्यू यूट्यूब में जो ये मैराथन रहती है, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं जो फरवरी से बैठने वाले हैं, तो ये हमारा नंबर है 7876145409। हमारी जो फीस रहने वाली है वो मात्र 499 रुपये रहती है। और यहाँ पर आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता हूँ, तो इसका जो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है वो कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में की गई थी। ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, इस बात को आपने याद रखना। खोज 1921 में किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, तो इसकी खुदाई जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी, किस नदी के किनारे स्थित है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार ऑप्शन में मोहनजोदड़ो की मैं बात करता हूँ। मोहनजोदड़ो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये भी कहाँ पर है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, ये भी कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में। इसकी खोज हड़प्पा के ठीक एक साल बाद 1922 में किसके द्वारा की जाती है, राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार कालीबंगन, अगर मैं कालीबंगा की बात करता हूँ, तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये जो कालीबंगन है वो कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, इस बात को भी आप याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये राजस्थान में है, और राजस्थान के किस जिले में है, एक बार टेट में ये भी क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है, उसी हनुमानगढ़ जिले में जो है वो कालीबंगन है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, इस बात को आप याद रखें। हड़प्पन सभ्यता का एक और स्थल है जिसका नाम है सूतका गेंडोर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो अगर सूतका गेंडोर की बात करें, तो सूतका गेंडोर जो है ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। किस नदी के किनारे, एक नदी है दाश्त नदी। आपने ये सारे नाम याद रखने हैं, सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दाश्त नदी के किनारे। अब क्वेश्चन एक आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का स्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का स्थल है वो लोथल माना जाता है। लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है, इस बात को आपने याद रखना। और एक बार क्वेश्चन आया था कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा, कौन सी नदी भाई, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार धोलावीरा, धोलावीरा भी गुजरात में है। और धोलावीरा की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये लूणी नदी, कौन सी नदी, लूणी नदी के पास है, इस बात को आप याद रखें। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और रंगपुर गुजरात में है। तो ये सारे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखे। ज़्यादा यहाँ से पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतने क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले। अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों के द्वारा किसे अमित्रोचेट्स कहा गया था। अगर बात करता हूँ मैं यूनानियों की, और यूनानियों के द्वारा जो अमित्रोचेट्स कहा गया था वो बिंदुसार को कहा गया था। बिंदुसार वही है जो पुत्र है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। इनके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। अगर चाणक्य की बात करें, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त, दो नाम अन्य इनके हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता था, इस बात को आपने याद रखना है। इनके द्वारा जो मौर्य वंश की स्थापना की जाती है वो चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में की जाती है। इनके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा दिया जाता है, इस बात
को आपने याद रखना। तो नंद वंश के अंतिम शासक, ये टेट में बहुत दफा क्वेश्चन आया है। तो कौन है? धनानंद है। किसने हराया भैया? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा कर जो है वो मौर्य वंश की नींव रखी थी। सहायता किसकी ली थी भैया? कौटिल्य की ली थी। कौटिल्य वही है जिसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है, जिस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ। सीधा क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? तो ये कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र का नाम था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार को जो है वो यूनानियों के द्वारा अमित्रोचेट्स जो है वो कहा जाता था। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर मैं इनकी बिंदुसार की बात करता हूँ तो इनको जो है वो इनके बाद जो इनके जो पुत्र आते हैं वो अशोक आते हैं, और इनके द्वारा एक संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि बिंदुसार किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ये आजीवन संप्रदाय। जी हाँ, इस बात को आपने याद रखना है कि आजीवन संप्रदाय से संबंधित था बिंदुसार। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करता हूं तो इनके गुरु चाणक्य थे, ये बात हम कर चुके हैं। अब बिंदुसार के बाद जो अशोक जो यहाँ पर जो है वो मौर्य वंश का शासक बनता है। पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरे शासक बिंदुसार थे, और तीसरे शासक कौन थे भैया? अशोक थे। इस बात को आप याद रखें। देखिए मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अगर इनकी बात की जाए तो ये मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक जो है वो अशोक को माना जाता है। अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था, लेकिन इनका जन्म भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 304 बीसी में इनका जन्म हुआ था। बीसी में समय हमेशा पीछे को आता है, बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में जो समय है वो पीछे को आता है। कहां पर अशोक का जन्म हुआ था? टेट परीक्षा है भाई, अब क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो पाटलिपुत्रम में जन्म हुआ था अशोक का। 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और 261 ईसा पूर्व में जो है वो इनका कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग के युद्ध के आगात होने के बाद इनके द्वारा एक धर्म अपनाया जाता है, और जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, गलत नहीं करेंगे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा परीक्षाओं में। तो अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में आके अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। इस बात को आप याद रखें। इन्होंने बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर इनके द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया गया था। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो श्रीलंका किसको भेजा था? ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका जो भेजा गया था वो संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को भेजा गया था। तो अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को जो है अशोक के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ पर भेजा गया था? तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा की प्रथा को प्रारंभ किया था? तो अगर दिल्ली सुल्तान की बात करें, और वह दिल्ली सुल्तान जिसके द्वारा दाग व चेहरा की जो प्रथा है उसको प्रारंभ किया गया था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग व चेहरा की प्रथा को प्रारंभ किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो था अली गुरशास्प। इस बात को आप याद रखें, ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं के लिए सबसे पसंदीदा क्वेश्चन बनता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना क्या नाम था? अली गुरशास्प इसके बचपन का नाम था। ये खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा था, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन है। तो इनका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन थे? सीधा क्वेश्चन आता है तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। भाई मलिक काफूर को एक नाम और दिया गया था और वो नाम है हजार दिनारी। सीधा क्वेश्चन आता है कि हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनारी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। और हजार दिनारी किसके सेनापति थे? क्योंकि इनको हजार दिनार में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खरीदा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। थोड़ा बीच में अगर गलत हो गया होगा तो आपने ये सही कर लेना है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और इनको किस नाम से जाना जाता था? हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करते हैं, लेकिन भाई अलाउद्दीन खिलजी के एक समकालीन थे। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में टेट में आया था कि अमीर खुसरो
किस खिलजी शासक के समकालीन थे? तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, इस बात को आपने याद रखना। उर्दू भाषा के एक कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अगर बात करूँ तो इन्हें तूती ए हिंद, ये भी क्वेश्चन टेट में आया कि तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन दोबारा भी आपको परीक्षा वाला दे सकता है कि तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो तूती ए हिंद के नाम से जो है वो अमीर खुसरो साहब को जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना। अब ऑप्शन में तो बलबन भी दिया है। अगर बलबन की बात करें भाई, तो बलबन के द्वारा ब्लड एंड आयरन की नीति, रक्त व लौ की नीति, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि रक्त व लौ की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। तो रक्त व लौ की नीति जो है वो बलबन के द्वारा चलाई गई थी, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार मैं बात करता हूँ इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी ऑप्शन में दिया है। अब ऑप्शन की जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं उनको करवाना मेरा काम है और उनकी एक एक चीज़ बताना मेरा आपके लिए जो है वो चैलेंज रहने वाला है। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश के भाई अंतिम शासक थे। आपको पता होना चाहिए लोदी वंश के प्रथम शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। पहला क्वेश्चन तो आपसे टेट परीक्षा वाला यही पूछेगा कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। याद रखना है, इनके द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के साथ लड़ी गई थी और बाबर के साथ कब लड़ी गई थी, 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए टेट परीक्षाओं को अगर पास करना है तो एक एक चीज़ को अब ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार भी टेट का जो रिजल्ट रहा है वो 30% भी नहीं रहा है। तो आप बिल्कुल अगर टेट का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, 50% तक चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 1 फेब से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं और बहुत जल्दी हम कोर्स भी बना देंगे। तो उन बैचेस से आप जो है हमारे जुड़ सकते हो, इस बात को आप बिल्कुल याद रखें। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है इसमें बाबर की जीत के साथ जो है मुगल सल्तनत की जो है नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? तो मुगल वंश की नींव जो है वो भारत में बाबर के द्वारा रखी जाती है। अब आपने बोला इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक है, भाई पहले पता है आपको? जी हाँ, पहले जो जिसके द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी इनका नाम था बहलोद लोदी। बहलोद लोदी जो है लोदी वंश के संस्थापक थे, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं बहलोद लोदी की बात करता हूँ, इनके द्वारा जो है वो लोदी वंश की नींव रखी जाती है। इसके बाद इनके बेटे आते हैं सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर, वही आगरा शहर जिसको पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी, जो कि बेटे थे किसके? बहलोद लोदी के। जो कि बहलोद लोदी कौन है भाई? बहलोद लोदी जो है वही है जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। तो इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखें, सारे के सारे क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं, परीक्षाओं में आपको बहुत नंबर देने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मीराबाई का विवाह निम्न में से किससे हुआ था। पहले तो आपने जैसे नाम सुना होगा मीराबाई, भगवान कृष्ण की भक्त। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, भगवान कृष्ण की भक्त है मीराबाई। और मीराबाई अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत में ये सबसे बड़ी भक्त जो है वो, अगर भगवान कृष्ण की अगर मैं देखूं तो मीराबाई को माना जाता था। मीराबाई जो है वो, इनकी जो शादी है वो किसके साथ हुई थी? इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था। और भोजराज कौन थे? तो भोजराज जो है वो मेवाड़ के राजकुमार थे भोजराज, और इनकी विवाह होता है मीराबाई के साथ, इस बात को आपने याद रखना। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के मेड़ता में। कहाँ पे हुआ था मीराबाई का जन्म? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहाँ पे हुआ था? मेड़ता में इनका जन्म होता है। तो यहाँ से ज़्यादा हम कुछ डिस्कस करने वाले नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा, विच वाज एंस्ड इन 1956 ऑन चार्ज ऑफ मलाड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए 1856 में अव्यवस्था का आरोप लगाकर कब्जे में ले लिया गया था। किसको ले लिया गया था भाई? ये क्वेश्चन बहुत हिट है। तो ये अवध को जो है वो ले लिया गया था 1856 में। और जब 1856 में जो है अवध को हड़प लिया था तो उस समय जो है वो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया वही थे जिनके द्वारा हड़प की नीति चलाई गई थी। और हड़प की जो नीति चलाई जाती है वो चलाई जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो भारत में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, ये जो नीति चलाई गई थी हड़प की नीति, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी साहब के द्वारा चलाई गई थी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना भाई। इसके कार्यकाल के दौरान, इसका जो कार्यकाल टोटल था वो 1848 से 1856 तक था। मतलब कि हड़प की जो नीति थी इसमें यह बताया गया था कि अगर आपकी संतान नहीं है तो आपकी जो है वो, आपका जो राजपाट है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। ये थी भाई हड़प की नीति। और ये सीधा सीधा जो है वो कब्जा करना था। अंग्रेजों का जो इसमें कार्य था वो क्या था? कब्जा करना। और इसी नीति के तहत इन्होंने अवध का क्या कर दिया था? विलय कर दिया था, इसको अब अपने अधीन कर लिया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब इन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे। इनके द्वारा 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी, इसीलिए इन्हें भारत में रेलवे का पितामह भी कहा जाता है। 1853 में जो भारत में पहली रेलवे लाइन इनके द्वारा चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो वो बम्बई से ठाणे, वर्तमान में मुंबई बोल सकते हैं,
बम्बई से ठाणे चलाई। अब भैया पूछेगा कि कितने किलोमीटर चलाई, तो याद रखना 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलाई थी? 34 किलोमीटर चलाई थी। इस बात को भी आप याद रखिए। शासनकाल मैंने बता दिया है। एक और गवर्नर जनरल की बात करते हैं। एक और गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। उसके बाद अगर बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले वायसरॉय बोलेगा तो सर लॉर्ड कैनिंग है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, किसके समय में आया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के किसके समय में आया था भैया? याद रखना लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये आया था। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है? देखिए ऐसा कौन सा मेघ है जिसका अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है? तो वो है कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड। भाई क्यूमुलस क्लाउड का जो कलर होता है ना, देखो इसको कपासी बोल रहा है, तो इसका कलर भी जो है वो कॉटन की तरह होता है, कपास की तरह होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वो कौन से बादल होते हैं जो कंटिन्यूस रेंज जो है वो कंटिन्यूस रेन करते हैं, मतलब कि लगातार वर्षा करते हैं? तो वो होते हैं वर्षा स्तरीय मेघ, जिसको कहते हैं नीमोस्ट्रेटस क्लाउड्स। मतलब कि जो ऐसे ऐसे बादल जो लगातार बारिश करवाते हैं उनको वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए वो कौन से क्लाउड है, वो कौन से बादल है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में होते हैं? तो याद रखना हाईएस्ट एल्टीट्यूड में जो होते हैं वो होते हैं साइरस क्लाउड। साइरस क्लाउड जो है कितने एल्टीट्यूड होता है भाई? 8000 मीटर से 12000 मीटर की जो ऊंचाई पे होता है, इनको साइरस क्लाउड कहा जाता है। और साइरस क्लाउड जो होता है इनका जो कलर होता है वो सफ़ेद कलर होता है। इस बात को आपने याद रखना, कैसा कलर होता है? सफ़ेद कलर जो है वो साइरस क्लाउड का देखने को मिलता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कॉशियस्को। माउंट कॉशियस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा। कैनबरा में जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन कभी कभार ऐसे रैंडम क्वेश्चन आते हैं कि ये बताइए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो अगर ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री साहब की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री अभी, क्योंकि इंडिया टीम वहाँ पे टेस्ट मैच खेलने गई थी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वो खिलाड़ियों से भारत के मिल रहे थे, तो इनका नाम है एंथनी अल्बानी। तो याद रखना भाई, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंथनी अल्बानी साहब जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री साहब है। इस बात को आपने याद रखना। अब टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गर्मियों में क्रिसमस की छुट्टी कहाँ मनाई जाती है? तो गर्मियों में जो है वो क्रिसमस की छुट्टी जो मनाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, गर्मियों में जो है वो क्रिसमस की जो छुट्टी है वो कहाँ पर मनाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व का सबसे छोटा, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कंगारू जो है वहाँ का नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल जो है वहाँ का है वो कौन सा है? कंगारू है। इस बात को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत माला से उत्पन्न होती है? तो पश्चिमी घाट की बात कर रहा है और ब्रह्मगिरी पर्वत माला से उत्पन्न हो रही है, तो वो है भाई कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है। इस बात को आप याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो आज की वीडियो थोड़ी अगर लंबी आपको लग रही होगी तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कावेरी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है और कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है, पश्चिमी घाट से 560 किलोमीटर भारत में बहती है। अब क्वेश्चन रैंडम पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो 1465 किलोमीटर बहती है वो है गोदावरी। इस बात को आपने याद रखना। कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन होता है। महानदी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से कहीं निकलती है ये। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार कृष्णा की बात करते हैं। कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से ये निर्मित होती है। 1460 किलोमीटर ये टोटल बहती है कृष्णा रिवर। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। गंगा की जो लंबाई है वो 25 से 25 किलोमीटर है। इस बात को आप याद रखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वैसे ये वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्ट जरूर बनाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय मां भगयाणी, जय मां ठारी, हर हर महादेव, जय शिरवोल महाराज, जय मां भगयाणी।